आज का हमारा टॉपिक है प्रतिकारिता एवं प्रतिरक्षण। जो हमने लास्ट क्लास में आपको प्रतिकारिता और प्रतिरक्षण का एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रतिकारिता के प्रकार। प्रतिकारिता के जो या इम्यूनिटी के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं। इम्यूनिटी के दो तरह की होती है, एक तो कृत्रिम प्रतिकारिता, दूसरी प्राकृतिक प्रतिकारिता। कृत्रिम प्रतिकारिता जो है वो दो तरह की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। इसी तरह से प्राकृतिक जो प्रतिकारिता होती है वो भी दो तरह की होती है, व्यक्तिगत और जातिगत। तो ये सबसे पहले हम करेंगे प्राकृतिक प्रतिकारिता। प्राकृतिक प्रतिकारिता में व्यक्तिगत जो प्रतिकारिता होती है, मतलब कि हर व्यक्ति की के अंदर खुद की एक प्रतिरक्षण शक्ति होती है और वो प्रतिरक्षण शक्ति उसको दूसरे रोगों से बचाती है, या अगर उसकी पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो रोग का शिकार भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो एंटीजन होते हैं या प्रतिजन जो होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो सबसे पहले त्वचा पे आते हैं। त्वचा की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वहाँ पर आते हैं, सबसे पहले उसको अटैक करते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं मौजूद और इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो वहीं पर ही लड़के और वहीं पर ही उनको ख़त्म कर देते हैं। अगर वो इम्यूनिटी पावर जो है वो इतनी नहीं है कि वो उनसे लड़ पाए तो वो त्वचा की श्लेष्मिक झिल्ली को भेद कर रक्त में पहुंच जाते हैं, और रक्त में जो व्यक्ति के WBC है वो WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं फिर उस प्रतिजन के प्रति लड़ाई लड़ती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हर व्यक्ति के अंदर 6000 से 8000 WBCs या श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में होती हैं, परंतु जब कोई प्रतिजन हमारी बॉडी पर अटैक करता है या कोई रोगाणु हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए हमारे अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, उनमें गुणन संख्या बढ़ जाती है और वो 30,000 के आसपास, मतलब उसकी जो जैसे किसी के 8,000 है तो उसकी एक तरह से तिगनी चौगुनी जो WBCs है वो बन जाते हैं। और वो बनने से मतलब अगर हमारे अंदर जितनी शक्ति है WBCs बनने की या WBC में गुणन संख्या होने की, उतना ही हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। तो अगर उसके अंदर कोई प्रतिजन अटैक करता है उसकी बॉडी में किसी व्यक्ति की, तो उसकी जो WBCs हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनकी संख्या तिगनी चौगनी हो जाती है और वो रोगाणु से लड़ने लगते हैं। और यदि वो रोगाणु से लड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं तो वो हमारी जो बॉडी है उससे निष्कासित कर देते हैं उसको। परंतु यदि वो नहीं लड़ पाते हैं, यदि वो जो प्रतिजन है वो हमारी इम्यूनिटी पावर से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो उन मनुष्य की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और अलग अलग अंगों की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, और इससे उसका जो उस व्यक्ति को रोग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो इम्यूनिटी है, प्राकृतिक इम्यूनिटी, ये व्यक्तिगत हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके बाद है जातिगत। कुछ विशेष जातियों में ये पाया जाता है कि कुछ विशेष जातियों में कोई एक प्रकार का रोग नहीं होता है। जैसे अफ्रीका में हबशी जाति है, उन्हें पीत ज्वर या येलो फीवर नहीं होता है। इसी तरह से कुछ जानवरों में जो रोग होता है, जैसे गायों में जो रेंडर पेस्ट नामक वायरस होता है वो मनुष्यों में नहीं होता है, मनुष्यों में वो रोग नहीं होता। इसी तरह से मनुष्यों में जो रोग होते हैं जैसे पोलियो है, हैजा है,
वो जानवरों में नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ जाति की विशेषताएं भी होती हैं जिन्हें वो कोई भी एक पर्टिकुलर रोग नहीं होता है, क्योंकि उस जाति की ही वो विशेषता है। तो इस तरह से प्राकृतिक जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है वो व्यक्तिगत और जातिगत दो प्रकार की होती है। अब हम चलते हैं कृत्रिम प्रतिकारिता पे। कृत्रिम प्रतिकारिता दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय जो होती है वो रोग होने के बाद जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम सक्रिय इम्यूनिटी कहते हैं। रोग होने के बाद या फिर टीकाकरण के बाद हमें वैक्सीन लग जाता है तो जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो सक्रिय इम्यूनिटी में आता है। रोग होने के बाद जैसे खसरा है, चेचक है, एक बार हो जाता है, चिकन पॉक्स है, एक बार हो जाता है, तो ज़्यादातर नहीं होता। आजकल जो ये कोरोना चल रहा है इसमें भी यही कहते हैं कि एक बार अगर कोरोना हो जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। जो आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा डोनेशन का, तो प्लाज्मा डोनेशन वही लोग करते हैं जिनको कोरोना हो चुका और जो ठीक हो गए, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कोरोना का पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसको प्लाज्मा थेरेपी भी दी जाती है जिससे वो बच जाए। तो ये सक्रिय इम्यूनिटी एक तो आती है रोग होने के बाद। दूसरी आती है टीकों द्वारा उपार्जित। टीके कई तरह की वैक्सीन बनाकर लगाए जाते हैं। ये टीके जो हैं वो 3 तरह की वैक्सीन बनाकर लगाए जाते हैं। एक तो होती है जीवित वैक्सीन, एक होती है मृत वैक्सीन और एक होती है जीव विष वैक्सीन। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की वैक्सीन तैयार की जाती है। जीवित वैक्सीन जैसे BCG का टीका लगता है, प्लेग का लगता है, टाइफाइड का लगता है। ये जो वैक्सीन्स होती हैं प्लेग, टाइफाइड और BCG, ये वैक्सीन्स जो है वो जीवित वैक्सीन से लगाई जाती हैं। और जीवित वैक्सीन जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती है और मतलब क्यों होती है, क्योंकि जितनी वैक्सीन लगाई गई है उसकी गुणन संख्या हमारे शरीर में हो जाती है और इसलिए वो जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर में जाकर उसकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद दूसरा है मृत वैक्सीन। मृत वैक्सीन जो है वो अधिक तापमान पर जो हम वो उसकी वो जो लेते हैं जो जीव विष लेते हैं वो अधिक तापमान पर या रसायनों द्वारा उसको मार दिया जाता है और उससे वैक्सीन तैयार की जाती है। और ये वैक्सीन, मृत वैक्सीन जो है वो बहुत सारे रोगों के लिए बनाई जाती है, पर मृत वैक्सीन इतनी प्रभावशाली नहीं होती क्योंकि उसमें गुणन संख्या नहीं होती। जितनी अमाउंट में लगाई गई है हमारे शरीर में उतनी ही वो रहती है। और ये वैक्सीन जो है वो कौन कौन से रोगों के लिए तैयार किया जाता है, जैसे हैजा है, प्लेग है, मेनिंजाइटिस है, टाइफाइड है, पर्ट्यूसिस है, चेचक, पोलियो, पीत ज्वर, रूबेला, खसरा, कनफेड मतलब मम्प्स और इन्फ्लुएंजा। इन सब रोगों के लिए मृत वैक्सीन तैयार की जाती है और उसमें हम जो वैक्सीन जो होता है उसको हम हाई टेम्परेचर पे या रसायनों द्वारा उसमें जो जीवित वो होता है रोगाणु या जीवाणु, उसको हम मार देते हैं। उस तीसरा जो है वो जीव विष के द्वारा बनाया जाता है। कुछ जीव जो है वो जीव विष पैदा करते हैं और उससे हम वैक्सीन बनाते हैं। और ये जो वैक्सीन होती है ये डिप्थीरिया, टिटनेस के द्वारा मतलब के लिए बनाई जाती है। और जो DPT है वो जीव विष के द्वारा बनाया गया है। जीव विष में, इसमें DPT में ट्रिपल एंटीजन पाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन में 3 बीमारियों की रोकथाम होती है। एक तो डिप्थीरिया, दूसरा पर्ट्यूसिस या काली खांसी और तीसरा टिटनस।
ये 3 बीमारियों के लिए ट्रिपल एंटीजन बनाया जाता है जो कि जीव विष से तैयार किया जाता है। और ये जो वैक्सीन होता है ये अधिक प्रभावशाली भी होता है और साथ ही साथ ये सेफ भी होता है, सुरक्षित भी होता है, ये किसी को नुकसान नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये जो टीकों द्वारा उपार्जित हमें इम्यूनिटी मिलती है वो टीके 3 तरह से बनाए जाते हैं, जीवित वैक्सीन, मृत वैक्सीन और जीव विष के द्वारा। इसके अलावा ये तो हुई सक्रिय इम्यूनिटी। अब है निष्क्रिय इम्यूनिटी। निष्क्रिय जो है वो भी 2 तरह की होती है, एक तो प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। प्राकृतिक जो इम्यूनिटी होती है वो माता के गर्भ से अपरा से प्राप्त होती है। अपरा में इस तरह के जो तत्व होते हैं जिससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। इसीलिए यूँ कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसे इम्यूनिटी अपरा से प्राप्त है। अपरा के द्वारा उसने अपने शरीर में इम्यूनिटी प्राप्त कर ली है। वो 6 महीने तक बच्चे को कोई रोग नहीं होता। 6 महीने के बाद हमें वैक्सीन या जो इम्यूनिटी देनी पड़ती है बच्चे को, पर 6 महीने तक तो बच्चे के कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ये एक तो माता के अपरा से, दूसरा प्राकृतिक रूप से हमें स्तनपान, बच्चे स्तनपान करते हैं उन्हें भी नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। जो प्रथम 3 दिन माता के दूध से कोलेस्ट्रॉम निकलता है पीले रंग का, वो कोलेस्ट्रॉम में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं और वो एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में जब जाती हैं तो उसको इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉम है ये पहले नहीं पिलाया जाता था बच्चे को। पहले ये माना जाता था कि ये तो बेकार है और ये नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कि और ये हर मतलब जाति में होता है। जैसे गायों में, भैंसों में आपने खीस का नाम सुना होगा। प्रथम 3 दिन जो उसको पीला पीला दूध मिलता है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज लिए हुए होता है। उससे बच्चे में और जो भी उसका मतलब पान करता है उसको बहुत अच्छी इम्यूनिटी प्राप्त होती है। तो इसलिए माता के दूध में पहले प्रथम 3 दिन जो है बच्चे को ज़रूर से स्तनपान कराना चाहिए। तो इस तरह से प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है, जो इसमें निष्क्रिय में जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है वो 2 तरह से प्राप्त होती है। एक तो माता की अपरा से जो कि 6 महीने तक बच्चे में इम्यूनिटी डालती है। दूसरा स्तनपान से जो कोलेस्ट्रॉम होता है, प्रथम 3 दिन का जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्शन, वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा निष्क्रिय में कृत्रिम रूप से एंटीटॉक्सिन और गामा ग्लोब्यूलिन, ये 2 तरह से मतलब प्रतिकारिता आती है बच्चे में। एंटीटॉक्सिन जो है वो बच्चे के अंदर इस तरह के टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं जो कि मतलब जो बच्चे को हम ट्रांसफ़र करते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा, तो उससे वो टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं और उससे बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसी तरह से गामा ग्लोब्यूलिन, ये भी एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरक्षण है जो कि बच्चे को प्राप्त होता है। बहुत सारी डिजीजेस में गामा ग्लोब्यूलिन भी लगाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे में ये कृत्रिम रूप से 2 तरह की इम्यूनिटी विकसित होती है, एंटीटॉक्सिन और गामा ग्लोब्यूलिन। तो इस तरह से आज हमने प्रतिकारिता के प्रकार पढ़े। 2 तरह की प्रतिकारिता है, एक तो कृत्रिम और दूसरी प्राकृतिक। जो कृत्रिम वो है वो 2 तरह की है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में रोग होने के बाद और टीके लगने के बाद, और निष्क्रिय में प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में माता की अपरा से और स्तनपान द्वारा, कृत्रिम में एंटीटॉक्सिन और गामा ग्लोब्यूलिन। और इसी तरह से प्राकृतिक जो इम्यूनिटी है वो 2 तरह की है, व्यक्तिगत और जातिगत। तो ये जो है व्यक्तिगत में
जो है वो उसकी खुद की इम्यूनिटी पहले स्किन पे अटैक करता है, फिर रक्त में जाता है। तो इस तरह जो बॉडी है वो किस तरह से रिएक्ट करती है वो उसकी इम्यूनिटी पावर पे डिपेंड करता है। और ये जातिगत कुछ जातियों में कुछ रोग नहीं होते हैं, और कुछ मनुष्यों में रोग होते हैं, कुछ जानवरों में होते हैं, जो जानवरों में होते हैं वो मनुष्यों में नहीं होते, जो मनुष्यों में होते हैं वो जानवरों में नहीं होते। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी मतलब के प्रकार हैं जो कि आज हमने किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करेंगे। थैंक यू।